वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 41 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, 10 ज्योग्राफी के, 10 हिस्ट्री के। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती? ठीक है, इनमें से किसी एक को भी। देखिए, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन को 2 बार पार करती है जायरे या कांगो। लेकिन निग्रो नदी किसी एक को भी पार नहीं करती, तो इसका जो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये एक ऐसा प्रश्न है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाता रहेगा। जो माही नदी है वो भारत की एकमात्र नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। जेरे नदी या जायरे या कांगो एक ही बात है। कांगो नदी, जिसे पहले जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता था, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नील नदी से छोटी है। साथ ही साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो केवल अमेजन के बाद है। ये जो जायरे कांगो है, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। अब आ जाइए निग्रो नदी पर। रियो निग्रो जो है अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अमेजन घाटी में पानी का लगभग 14% हिस्सा है। यह विश्व की सबसे बड़ी काले पानी की नदी है। निग्रो नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को पार नहीं करती, तो आंसर हो जाएगा निग्रो नदी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स। दूसरा प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ, इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, के संदर्भ में सही कथन है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में चिन्हित किया गया है जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो गलत हो गया यहाँ पर तीसरा वाला। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ना कि उच्च दाब का। तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार हैं ये। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अगर ये आ जाए तो पोल्यूशन भी कम हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ इनके नाम में निहित है। यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आता है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। विक्षोभ का तात्पर्य विक्षुब्ध क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है। अगला प्रश्न भी भूमध्य सागर के संदर्भ में है। भूमध्य सागर वही जहां से ये अपना पानी लेते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। मोनाको, मोंटेनेग्रो और मोरक्को इसकी तटीय सीमा से लगे देश हैं। इसकी सीमा से लगे तटीय देश हैं। मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को बिल्कुल भूमध्य सागर से लगती है। मेडिटेरियन सी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा है। सारे सही हो गए, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, भूमध्य सागर पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा
अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और पूर्व में काला सागर के साथ डार्डानेल्स जल डमरू मध्य के द्वारा और दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती देश जो इसके तटीय देश हैं यानी कोस्टल कंट्रीज़ वो 21 हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना ये एक ही है। क्रोएशिया है, साइप्रस है, मिस्र है, फ्रांस है, ग्रीस है, इजराइल है, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और टर्की। और जो नील नदी है अफ्रीका की वो भूमध्य सागर में गिरती है। नंबर 4 पर आ जाइए। कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। यह है नील नदी। उत्पत्ति नील नदी की होती है पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में, जिसका प्राथमिक स्रोत है लेक विक्टोरिया। प्रवाह इसका उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर उत्तर की ओर निकास भूमध्य सागर में गिरती है। लंबाई है इसकी 6,650 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। महत्व इसका मिस्र और सूडान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं, विशेषकर मिस्र के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी का वरदान है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? यह है नदियां, यह है जल विसर्जन क्षेत्र। सीन नदी भूमध्य सागर में गिरती है क्या? रोन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है क्या? पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी गिरती है इंग्लिश चैनल में, रोन नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कोई भी सही सम्मिलित नहीं है इसमें, मिसमैच है दोनों डी। सीन नदी जो है वो भूमध्य सागर में नहीं मिलती, यह फ्रांस से उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है और फिर इंग्लिश चैनल में मिल जाती है। रोन नदी फ्रांस से होकर भूमध्य सागर में बहती है। जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। यह नदी शहर के बीच से होकर गुजरती है और इसे फ्रांस की राजधानी की काव्यमयी नस या जीवन रेखा माना जाता है, सीन नदी को। मैच करने के लिए कई बार पूछा है यूपीपीसीएस में। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे लगाना। नंबर 6 पर आ जाइए। गर्म जलधाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं। अगुलहास और क्यूरेशियो गर्म जलधाराएं हैं। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींची है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी, मतलब नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ एक और रेखा खींच दो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा है, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा है। अब अक्षांश तो यहाँ हो गए, ठीक है। अब ये गर्म बीच में है, इक्वेटर लाइन, सूर्य लंबवत पड़ता है ना इस पे। देखिए, गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश, ये निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं, तो ठीक है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली वो होंगी ठंडी। ठीक है, गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से, अब ये गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चलती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं। ध्रुव है ना ये, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए या निचले गोलार्ध में चले जाइए। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। देखिए, गर्म जलधाराएं जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ये धाराएं जिन इलाकों से होकर गुजरती हैं वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं। गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, ध्रुव यह है निम्न अक्षांश। कौन कौन सी हैं गर्म जलधाराएं? क्यूरेशियो गर्म जलधारा है, अगुलहास गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राजीलियन की धारा गर्म, अलास्का की धारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत महासागर धारा गर्म है, अल्नीनो धारा गर्म है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट भी गर्म है, सोमाली धारा भी गर्म है और काउंटर इक्वेटोरियल धारा भी गर्म है। ये गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अलग अलग करके। इनमें से कौन सी एक गर्म महासागरीय धारा है? लेब्राडोर ठंडी है, हम्बोल्ट ठंडी, बेगुएला ठंडी, क्यूरेशियो गर्म है।
देखिए गर्म जलधाराएं क्यूरेशियो धारा गर्म है, अगुलहास गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राज़ीलियन धारा गर्म है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म है। इसके अलावा जो रह गई वो ऊपर था, सब गर्म है। शीत महासागरीय धारा जो इंपॉर्टेंट है, वेगुएला बहुत पूछते हैं, हम्बोल्ट या पेरुए की बात है, ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी, कनेरी ठंडी, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी। ठीक है, कैलिफोर्निया ठंडी है और क्यूरेशियो गर्म है, अलग अलग कर लेना। 8वां प्रश्न है, गर्म जलधाराओं के बारे में सही सुमेलित है। अब गर्म कौन सी ठंडी, और ऊपर से थोड़ा और डीप करके पूछेंगे एग्जाम्स में। कौन सी किस महासागर की है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरेशियो, अल नीनो। जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, और जो क्यूरेशियो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में बहती है। जो अल नीनो है वो पेरू के तट के साथ बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा। केवल तीसरा ही वाला इसमें सही हो गया, तो ए है इसका आंसर। देखिए क्यूरेशियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिम में बहती है, इसे जापान करंट भी कहा जाता है। यह गर्म पानी को उत्तर ध्रुव में पहुंचाती है। गल्फ स्ट्रीम की बात करें, अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है, यह सबसे शक्तिशाली महासागरीय धाराओं में से एक है। अल नीनो धारा की बात करें, पेरू के तट के साथ बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महासागरीय जल का दिन में 2 बार लयबद्ध उत्थान और पतन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? स्कूल में भी पढ़ा होगा। जल के उतरने चढ़ने को टाइड कहते हैं, यानी ज्वार। देखिए ज्वार जो है महासागरीय जल के दिन में 2 बार होने वाले लयबद्ध उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है। ज्वार पृथ्वी के जल निकायों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। आमतौर पर प्रतिदिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं, जिन्हें अर्ध दिवसीय ज्वार के रूप में जाना जाता है। ज्वार विभिन्न महासागरीय गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें नेविगेशन, मछली पकड़ना और तटीय प्रबंधन शामिल है। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि वसंत ज्वार और नीप ज्वार। इसको लो टाइड कह लीजिए, इसको हाई टाइड कह लीजिए। वसंत ज्वार तब होते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, जिससे सामान्य से अधिक ज्वार आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। और नीप ज्वार कब होते हैं? जब समकोण पर होते हैं। नीप ज्वार तब होते हैं जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष समकोण पर होता है, ठीक है, जिससे सामान्य से अधिक ज्वार आते हैं। तो 180 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ज्वार भूमध्य रेखा ज्वार तट रेखा के भूगोल, समुद्री तल की स्थलाकृति और अन्य स्थानीय कारकों से भी प्रभावित हो सकते हैं। ज्वार को समझना सुनिश्चित नेविगेशन और तटीय क्षेत्रों में संभावित बाढ़ भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर या इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। 10 प्रश्न हो गए ज्योग्राफी के, अभी एक बचा है, 9 हुए। 10वां प्रश्न है, 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों की गति के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्री लहर प्रसार कहा गया? अल्फ्रेड बेगनर, लुई बाउअर, जॉर्ज एडवर्ड वेकस या हैरी हेमंड हैस? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैरी हेमंड हैस। देखिए हैरी हेमंड हैस ने 1962 में द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित की। उनकी कृति ने टेक्टोनिक प्लेटों की गति के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में समुद्री लहर प्रसार के रूप में जाना जाने लगा। तो 10 हो गए ज्योग्राफी के। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हिस्ट्री। 20 प्रश्न है इसमें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। 1906 में ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई, ठीक है। शीघ्र ही यह लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभात वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी ये लीग। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने।
देखिए, पाकिस्तान अथवा पाकस्तान पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित दो पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? 1940 में की गई। देखिए, वर्ष 1940 में एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों, जिन हिस्सों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है, उनको इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिए जाएं, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन तथा स्वायत्त होंगी। अब आ जाइए 14, लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1917 में संपन्न हुआ। इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को अस्वीकार कर दिया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। गलत बताना कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में मुस्लिम लीग लखनऊ समझौते पर। 1916 में संपन्न हुआ था, गलत है पहला स्टेटमेंट। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया था, स्वीकार नहीं। दूसरा भी गलत है। तीसरा वाला सही है, गलत ढूंढना है तो बी है इसका आंसर, 1 और 2। 17 में नहीं बल्कि दिसंबर 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है, तो पहला गलत है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया था, अस्वीकार नहीं किया था, तो दूसरा भी गलत है। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गीय, उग्रपंथी और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। देखिए, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस जब बार बार रिपीट होते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, और रिवीजन ही है प्रीलिम्स में सफलता का मूल मंत्र। तो हिंदू महासभा के संदर्भ में सही कथन है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। इस पार्टी का विस्तार पूरे भारत में था। यह पार्टी हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, हिंदू पार्टी जो है वो पूरे भारत में तो नहीं, उत्तर भारत तक सीमित थी। 1915 में स्थापना, हिंदू समाज में एकता पैदा कर रही थी। तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म करके हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसको हम यहीं एलिमिनेट करेंगे। जो क्षेत्र मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये ठीक है। कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में बनी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। ये गलत है। कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में बनी, तो यहाँ दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, बी है इसका आंसर। देखिए, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के अच्छे परिणाम रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, तो दूसरा तीसरा सही है। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।
उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। तो चौथा गलत है और पहला गलत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? 1930 में। देखिए, माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। 18वां प्रश्न, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। 1946 की बात हो रही है। 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सारे के सारे सही है। ये डी है इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही कथन है। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को भारत आया। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। ठीक है, इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था कि दी जाए या नहीं दी जाए इनको। इस मिशन का नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इस मिशन की घोषणा 24 मार्च 1945 को की गई थी। देखिए, इस मिशन का नेतृत्व जो है वो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं। तो सी जो है वो गलत है यहाँ पर। क्या अच्छा, सही ढूंढना है। ठीक है, सही ढूंढना है। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। केवल बी सही है यहाँ पर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 का एग्जैक्ट महीने के साथ याद रखिएगा। ठीक है, यह मिशन भारत की एकता बनाए रखने और इसे आज़ादी दिलाने के लिए आया था। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। इस मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को की गई। अब यहाँ उल्टा फुल्टा कर दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1945 को, 1946 को। ठीक है, और इस मिशन की घोषणा की गई 19 फरवरी 1946 को, 19 फरवरी 1945 को, 1946 को। इस मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को की गई। इस मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, न कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है वो अन्य दो सदस्य थे। एक प्रश्न तो ये बन गया। अब एक प्रश्न और है यहाँ पर कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। यहाँ इस बार गलत बताना है। वहाँ 4 में से एक सही था, इस बार 3 में से एक गलत है। तो इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। केंद्र को केवल विदेश रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही गई। इसे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था। ये भी सही है, डी वाला यहाँ पर। केंद्र को केवल विदेश रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात की गई। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया था, यही गलत है।
ए है इसका आंसर। देखिए, कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो पहला वाला गलत है, अन्य सभी सही हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है। तो इस टेस्ट में 20 प्रश्न थे, 10 थे ज्योग्राफी के और 10 हिस्ट्री के। बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज़, यूपीएसआई के लिए भी। धन्यवाद।